बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड एंड फॉगी मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और जनाब आज लाहौर में बहुत धुंध है, बहुत ज़्यादा। कुछ इलाकों में तो इनफैक्ट जब मैं चूँकि एयरपोर्ट के पास रहती हूँ तो मैं वहाँ से आ रही थी, वहाँ तो सूरत हाल खासी ख़राब है। और फिर यहाँ पर हमारी ऑफिस के पास भी खासी धुंध थी। बीच में एक पैच था जिसमें आपको थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर थी, लेकिन कल रात भी आई हर्ड, क्योंकि मैं तो कहीं निकली नहीं तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने लोगों के सोशल मीडिया में मुख्तलिफ स्टोरीज देखी, जी बहुत धुंध है लाहौर के अंदर। और सुबह मैंने ये देखा कि धुंध हो ना हो, हमारे जो लाहौरी बहन भाई हैं ना, इनको तेज़ गाड़ी चलाने, बाइक चलाने की बड़ी आदत है। खुदा का नाम लें भाई, मतलब धुंध है, थोड़ा हौसले से गाड़ी चलाएं। नीड फॉर स्पीड नहीं है, ये रेस नहीं हो रही है, आप स्लोली चलाएं। क्योंकि सुबह 2 एक्सीडेंट्स मैंने ख़ुद अपनी आंखों से विटनेस किए हैं। आई होप कि वो लोग खैरियत से हों, लेकिन ये जो धुंध के अंदर तेज़ ड्राइव करना, रैश ड्राइव करना, ये इतना ख़तरनाक है कि हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम ख़ुद तो ख़तरे में रहते ही हैं, जो लोग दीगर लोग भी जो रोड पे होते हैं उनको भी हम ख़तरे में डालते हैं। सो बी सेफ एवरीवन जी। अपने घरों से जब निकलें तो एहतियाती तदाबीर के साथ निकलें। लाहौर में कई बरसों के बाद बसंत को महदूद मुद्दत और सख्त शराइत के तहत मनाने की इजाज़त देना पंजाब हुकूमत के लिए एक नहायत अहम और सेंसिटिव फैसला भी है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक 6, 7 और 8 फरवरी को सिर्फ लाहौर की हदूद में बसंत मनाई जाएगी, जिसके लिए पतंग और डोर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी इजाज़त दे दी गई है। ताहम पतंग के साइज़ की जो वाज़े हद है वो भी मुकर्रर की गई है। फ़रोग़ सिर्फ मखसूस पॉइंट्स तक होगी और महदूद होगी। और शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक हादसात में कमी के लिए हुकूमत ने इन 3 दिनों में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने का भी फ़ैसला किया है। दूसरी जानिब अगर हम SOPs की खिलाफवर्जी के हवाले से बात करें तो उस पर 5 साल कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने जैसी सख्त सज़ाओं का ऐलान भी समहाउ इस फैसले के जो संगीनी है इसको मज़ीद वाज़े भी कर रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि बसंत को एक कंट्रोल्ड फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाएगा। मगर माजी के जानलेवा हादसात का जिक्र करें, हालिया वाक़या जिसमें लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में पतंग की डोर से एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हुआ, समहाउ ये मामला मज़ीद सेंसिटिव हो गया। अब सवाल अब यहाँ पर ये नहीं है कि बसंत होनी चाहिए या नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जिस मौजूदा SOPs नफाज और निगरानी का निज़ाम शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाकई काफ़ी होगा। ये जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाई जा रही है, दो कि हम बार बार इस चीज़ को इंडोर्स करें कि बसंत सेलिब्रेट होनी चाहिए, एक फेस्टिवल है, बट एट द सेम टाइम हमें इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर इन तमाम चीज़ों को मेक श्योर करना कि सेफ्टी का एलिमेंट रहे। मोहम्मद अकील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, पैट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, साथ साथ माहिर कानून भी है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। जी थैंक यू वेरी मच जी। ये पंजाब हुकूमत का एक फ़ैसला सामने आया था जिस पे पहले कुछ कंसर्न्स थे लोगों के, फिर SOPs बनाए गए, सारी चीज़ें हुई। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है अकील साहब? देखें, ये 2001 से ये फ़र्स्ट टाइम पाबंदी लगी थी। पंजाब काइट फ्लाइंग प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग जो एक्ट है 2001 का, उसके तहत ये फ़र्स्ट टाइम पाबंदी लगाई गई थी। और इस चीज़ को गवर्नमेंट ने ज़रूरी समझा था कि इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए। लेकिन तब से लेकर ये 2025 तक 24 साल का अरसा गुजर चुका है। इस 24 साल के अंदर बहुत सारे मुकदमात भी हुए, बहुत वायोलेशंस भी हुई, और 2001 से लेकर जो रिपोर्टेड हैं 2025 तक 16 से 17 लोग जो रिपोर्टेड हैं कि डोर फिरने के वाक़यात की वजह से ये जान की बाजी हार गए हैं। और हम वक्तन फ़वक्तन बतौर एसोसिएशन गवर्नमेंट को हम ख़ुद भी कंडेम करते रहे हैं इस चीज़ को, और हम गवर्नमेंट से ये तकाज़ा करते रहे हैं कि जब तक आप इस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल को, काइट फ्लाइंग जो कि एक पहचान है लाहौर की और पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, इसको अंडर सर्टन रेगुलेशन एंड रूल्स लेके नहीं आएंगे तो तब तक ये वायलेशन भी नहीं रुक सकेगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। इसको सर्टन SOPs के अंडर लेके आएँ, ये ज़रूरी है। तो लेकिन 2001 से 2025 तक ये चीज़ रुक नहीं सकी और इतने लोग जान की बाजी भी हार गए। हम समझते हैं कि हम किसी एक इंसान की जान भी जाना है, वो बहुत कीमती है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, इरेपरेबल लॉस है। बिल्कुल। और लेकिन बहुत लेट आए, लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा कि पुलिस ने बहुत काम किया है, 500 से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस के ऊपर पुलिस ने अपनी निगरानी करनी है, अपना गवर्नमेंट को सारा श्योरिटी देनी है।
और मुलजमान को पकड़ना है। इसके साथ साथ पतंगबाज जो कि हमारा विरसा था, हमारी सकाफ़त थी, इन लोगों को तो दहशतगर्द के तौर पे पेश कर दिया गया और पुलिस हाथों में सीढ़ियाँ लेके लोगों के घरों में जाके चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही थी। तो ये सिस्टम एक मैशअप हुआ था और एक किसी तरफ जा नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट का तो हम बहुत ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं एसोसिएशन की तरफ से कि इन्होंने इस चीज़ को समझते हुए SOPs बनाए हैं। हमारे साथ गवर्नमेंट की पिछले 1 साल से वॉल सिटी में DG वॉल सिटी साहब, उनके साथ CCPO लाहौर साहब, वो एक तकरीबन कोई 12-14 रुकनी कमेटी थी जो इसके ऊपर काम कर रही थी और हमारे काफ़ी डायलॉग्स हुए हैं और ये काफ़ी मुशावरत के बाद अब गवर्नमेंट ने ये कानून 2025 का जो है ये रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 ये बनाया है। ठीक है। अच्छा अकील मलिक साहब, अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने इसको किया, एक फेस्टिवल बहाल हुआ, लेकिन माजी में भी ये चैलेंज हमें रहा है जब हम इसको बतौर एक फेस्टिवल भी बनाते रहे हैं और हमने रौनकें देखी हैं इस बसंत के फेस्टिवल की, तब भी ये मामलात ऐसे ही थे कि डोर फिरने के वाक़यात हों, ट्रैफिक की रवानी और दीगर सारे मसले हमारे साथ रहे हैं। अब भी SOPs हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट ये होना ये कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि एक लिमिटेड सर्कल के अंदर तो या हम बाउंड्री के अंदर इसको सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, बट लोगों ने घरों से निकलना भी है, जाना भी है, सारा कुछ है और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैं अभी ग्रीन टाउन के जो वाक़े का जिक्र कर रही हूँ, ये चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। जी, इसमें देखें 2 चीज़ें जो चैलेंजिंग थी गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने जो 24-25 साल लगाए हैं, बार बार गवर्नमेंट एसोसिएशन से यही सवाल करती थी कि हम इसको खोल देते हैं, अगर किसी बंदे की हलाकत हुई तो आप जिम्मेदारी लेते हैं या नहीं। वहाँ पे आके जाहिर है कोई भी शख्स किसी एक्सीडेंट की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब जो 2025 की मोटरसाइकिल या कार एक्सीडेंट्स की जो लाहौर की रिपोर्टिंग है वो 87,000 एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें से 457 लोग जान से गए हैं, 457 के अराउंड। जबकि पतंगबाजी से 2001 से 2025 तक 16 लोगों की मौत हुई है, रिपोर्टेड है। जो 2 चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के लिए, एक ये था कि जो छोटे बच्चे हैं वो छतों से पतंग लूटते हुए जो गिरते थे या रोड के ऊपर आते थे और गाड़ियों के नीचे आ जाते थे बच्चे, एक चैलेंज ये था। दूसरा चैलेंज ये था कि मोटरसाइकिल के ऊपर जो लोग बाइक राइडर्स थे उनको डोर फिरने का जो वाक़या था, इन चैलेंजेस को कैसे निपटा जाए, उसके लिए फिर उन्होंने काफ़ी मुशावरत के बाद अब जो लेटेस्ट लॉ बनाया है इसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं उन्होंने। एक तो ये स्पेशली एक सेक्शन ऐड कर दिया जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको काइट फ्लाइंग की इजाज़त नहीं होगी। वो काइट फ्लाइंग नहीं कर सकेंगे। ये इसी चीज़ को रोकने के लिए किया है कि ना वो रोड्स पे आएँ ना वो छतों पे, और ये जो कैजुअलिटीज़ हैं बच्चों के गिरने के वाक़यात हैं इसको रोकने के लिए एक तो ये उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट की है। दूसरी चीज़ थी कि बाइक जो राइडर्स हैं इनका क्या किया जाए, इनको कैसे सेव किया जाए। उसके लिए हमने मुख्तलिफ डिज़ाइंस के एंटीना एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बना के उसकी हमने एक प्रेजेंटेशन भी DC साहब को भी दी और गवर्नमेंट कमिश्नर साहबा को भी दी और उनको बताया कि जिस तरह हेलमेट ज़रूरी है इसी तरह ये एंटीना या रॉड जो है ये अगर हर बाइक के ऊपर लग जाए तो किसी भी हलाकत का कोई अंदेशा रह नहीं जाता इसमें। तो अब उन्होंने ये भी चीज़ कानून के अंदर ऐड कर दिया और इस लॉ का ये हिस्सा है कि जिस एरिए के अंदर DC साहब विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इजाज़त देंगे काइट फ्लाइंग की जितने अरसे के लिए, उस एरिए में जितने भी बाइक राइडर्स होंगे वो अपनी बाइक से ऊपर एक रॉड जो है वो मस्ट होगा, सेफ्टी रॉड होगा। उसके लिए हमने अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हमने 10,000 रॉड जो हैं वो वॉलंटरीली फ्री ऑफ कॉस्ट हमने लगाने की एक मुहिम शुरू की है। हमने 2 दिन पहले मोची दरवाज़े से इसका आगाज़ किया और हमने वहाँ एक कैंप लगा के AC साहब को भी हमने बतौर मेहमान ख़ुसूसी बुलाया था और हमने वहाँ पे आलमोस्ट 1500 से 2000 रॉड्स वहाँ लगाए हैं। इसी तरह हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन रॉड्स का लगाने का मकसद लोगों को अवेयरनेस देना बिल्कुल ठीक कि भाई आपकी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। जिस तरह हेलमेट पहनना ज़रूरी है इस तरह अपनी बाइक के ऊपर रॉड लगाएं, क्योंकि जो भी स्पोर्ट्स हैं उनमें सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा अकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो लाहौर की हदूद की बात करें, क्या हमने लाहौर में भी स्पेसिफिक जगहों को डिसाइड किया नहीं या ओवरऑल लाहौर में ये सेलिब्रेट होगी? पहले तो जो सजेशन थी जो हमारी इनिशियल स्टेज पे मीटिंग्स के अंदर जो
डीजी वॉल सिटी साहब के थी, उनका पहले प्लान यही था कि ये सिर्फ विद इन दी अंदरून शहर में ही ये बसंत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमने उनको कहा कि ये चूँकि अब अगर आप लाहौर में कर रहे हैं तो ये पूरे लाहौर का हक है। बिल्कुल पूरे लाहौर के जो रिहायशी हैं वो अंदरून शहर में नहीं समा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसा करें कि जब इशू यही है कि बाइक के ऊपर रॉड जो है वो मस्ट हो जाए, क्योंकि यही एक रीज़न थी जिसकी वजह से लोगों की नुकसान होता था जानों का। तो अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट ही करना है, इसको लॉ के अंदर लेके ही आना है, तो फिर आप इसको पूरे लाहौर में भी कर दें तो इंशाल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। किसी बाइक के ऊपर अगर रॉड होगा तो इंशाल्लाह वो जान से जाने वाला जो एक हमारा माजी में देखा गया वो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं रह जाती। ठीक है। तो अब चूँकि उन्होंने लॉ में इसको ऐड कर दिया है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पूरे लाहौर में ही होगी। और अब जो गवर्नमेंट ने हमें बताया भी है उसमें भी यही उन्होंने हमें बताया कि पूरे लाहौर में हम इसकी इजाज़त दे रहे हैं। अच्छा, इन द एंड अकील मलिक साहब, हमारे प्लेटफॉर्म से अवामी अवेयरनेस के लिए आप चूँकि एसोसिएशन को लीड भी कर रहे हैं, मैं चाहूँगी को मैसेज आप ज़रूर दें। अवामी एसोसिएशन के लिए जी आपके इस चैनल के मैं सबसे पहले आपके इस चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक पब्लिक अवेयरनेस का इशू भी है, लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि किसी एक इंसान की भी जान सबसे कीमती है। बाकी ये हमारा जो काइट फ्लाइंग है ये इससे इंसानी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। आप अपनी जान को कीमती समझते हुए जिस तरह आप हेलमेट पहनते हैं इसी तरह अपनी बाइक के ऊपर रॉड लगाएं ताकि आपकी सेफ्टी हो सके। और हमारी एसोसिएशन जो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम आपके इस चैनल के तवस्सुत से अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि खुदारा इस चीज़ को ज़रूरी समझें और अपनी जान को कीमती समझते हुए बाइक्स के ऊपर रॉड लाजमी लगवाएं। चाहे पतंगबाजी देखें, जब तक बैन भी रही है तब भी ये इंसिडेंट हुए हैं। तो इस रॉड का जो है अब पतंगबाजी के खुलने या ना खुलने से तो अब ताल्लुक़ नहीं रहा, ये मस्ट है, ये लाइफ सेविंग है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अकील मलिक साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस हवाले से बात की। मोहम्मद अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे, पेट्रन इन चीफ़ हैं ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन। और इस वक्त लाहौर के अंदर इनफैक्ट जो बसंत मनाने के हवाले से कहा गया है उसका पंजाब हुकूमत ने कुछ SOPs बनाए हैं और इस बात को मेक श्योर किया जा रहा है कि इस फेस्टिवल को एक पुरसकून तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन अवामी अवेयरनेस के लिए आई रियली बिलीव कि हम सबको इंडिविजुअली भी एहतियात की ज़रूरत है। अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें। 18 साल से कम उम्र के बच्चे काइट फ्लाइंग नहीं कर सकते। अगर आप उनको अपने साथ कहीं भी किसी सूरत भी रख रहे हैं तो इस बात को मेक श्योर करें कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रायोरिटी हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। इटली ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए बाज़ाब्ता जो नौकरियां हैं उनका कोटा मुख्तस किया है। पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए तारीखी मौका है कि इटली ने बाज़ाब्ता कोटा मुख्तस करते हुए यूरोपीय मार्केट में पाकिस्तानी वर्क फोर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुताबिक आइंदा 3 साल के दौरान 10,500 पाकिस्तानी शहरी इटली में रोज़गार के मौके हासिल करेंगे, जिनमें हर साल 3500 अफराद शामिल होंगे। और ये कोटे जी सीजनल एंड नॉन सीजनल मुलाजमतों के लिए मखसूस होंगे। ये मौके समहाउ शिप ब्रेकिंग हो, ज़राअत हो, हेल्थ केयर हो, नर्सिंग हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, फार्मिंग, शेफ़, वेल्डर्स, वेटर्स, हाउस कीपिंग जैसे शोबों में पाकिस्तानी जो स्किल रखने वाले नौजवान हैं या जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उनके लिए दस्तयाब होंगी। ये इकदाम समहाउ पाकिस्तानी जो वर्क फोर्स है जो कि बाहर जाके काम करना चाहती है उनके लिए आलमी सतह पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनका हसूल हो, इकॉनमी में एक पॉजिटिव रोल हो, उसमें समहाउ हेल्प करेगा। साथ साथ जी जो दोनों ममालिक हैं इनमें मुस्तकबिल में जो सूरत हाल या बाहमी फ़ायदे का बाइस बनने के हवाले से और इस नए मुआहदे के असरात पाकिस्तानी मेहनत कशों पर किस तरह से होंगे इस पर हम ज़रा तज्ज़िया लेंगे। नाइला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। Good morning to you and thank you for inviting me to your program, Armala. It's always a pleasure.
इट्स एन ऑनर ऑलवेज। नाइला साहिबा, ये मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमें एनालिसिस दें, बिकॉज बहुत सारे पाकिस्तानी जाना चाहते हैं बाहर, और जब हम यूरोपीय ममालिक का जिक्र करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी तादाद विलिंग होती है कि लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें मैं सीजनल नॉन सीजनल जॉब्स की भी बात कर रही हूँ। आप कोटा सिस्टम को जो मुख्तस किया गया है कैसे देखती हैं? मैं इसको पॉजिटिवली देखती हूँ अरमना, बिकॉज आपके बहुत सारे पाकिस्तानी पहले जा रहे थे लेकिन इलीगल तरीके से जा रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा वफात भी होती थी, बड़ी तकलीफ़ें भी होती थी। तो इन सब मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए इताली हुकूमत ने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है। इस वक्त अराउंड 2 लाख पाकिस्तानी इटली में मुकीम हैं और काफ़ी किस्म के वो डिफरेंट काम कर रहे हैं। ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे वहाँ पे नहीं हैं। हाउस होल्ड और जो दूसरे चोर्स हैं वो करते हैं। दे आर नॉट स्किल लेबर एज सच। बट अब अगर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट आपका साथ शामिल हो जाता है और दोनों हुकूमतों के दरमियान एक तरीके से एग्रीमेंट के थ्रू अगर ये जाते हैं तो उसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है। उनका ये फ़ायदा है कि उनके पास इलीगल इमिग्रेंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तो अगर इटली में आप जाएं, रोम में जाएं तो स्पेनिश स्टेयर्स हैं, उन पे बैठे होते हैं बेचारे, कुछ नहीं होता उनके पास, करने को पहुंच तो जाते हैं, लेकिन अब जो है उनको नौकरियां मिल जाएंगी। और हमारा फ़ायदा ये है कि हम अपने जवान, क्योंकि यू हैव अ वेरी लार्ज यंग पॉपुलेशन जो कि तालीम से भी ड्रॉप आउट्स हैं, तो उनको अगर हम थोड़ी ये स्किल्स दे दें, हाउस कीपिंग की, एग्रीकल्चर की, जो ये सारे काम हैं इस लेवल के, तो वो एक तो उनके पास हुनर आ जाएगा, और दूसरा ये कि वो बजाय अपनी जानों को थैली में डाल के जाएं, वो एक तरीके से जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब नाइला साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अनफॉर्चुनेटली जहां हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र करते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर हमने देखा है जो इन यूरोपीय ममालिक के अंदर जाता है। जैसे हम कश्तियों में देखते हैं, उलट गई, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, फिर नामसाइद हालात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब वहाँ पे इनको डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस फेस करने होते हैं तो फिर वहाँ पे इलीगल तरीक़ों से भी बहुत ज़्यादा लोग सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान का इमेज समा उसमें डैमेज होता है, और हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है। इसमें हमारी जो स्टेट है, इस बात को भी मेक श्योर करना कि जो हमने 3500 का कोटा रखा है हर साल, इसमें उन लोगों को जाना, स्क्रूटनी होना, फिल्टर होना, ये कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों ममालिक के लिए। देखिए, बाहर अगर कोई हादसा होता है तो वो आपकी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है, और आपके मुल्क की बदनामी भी होती है। तो अगर प्रॉपरली, जैसे आपने फरमाया, फिल्टर थ्रू होके ट्रेनिंग देके उनको भेजा जाए, तो वो एज आई सेड बिफोर दोनों ममालिक के बेनिफिट में है, और आपके जवानों को रास्ता मिलेगा। वो जवान जो कि स्कूल्स में जा नहीं सकते या ड्रॉप आउट्स हैं, वो बजाय इधर सड़कों में लॉइटर करने के, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाइला साहब, ये तो हमने इटली के साथ बात की। पाकिस्तानी जो आप यूथ का जिक्र कर रही हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है जो पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा बात करते हैं कि इस तरह की स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है वो पहले नहीं मिल रही, और जो नहीं भी है उसके बावजूद लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी है। दीगर ममालिक के साथ, जैसे हमने इटली के साथ, ये एक इटली ने इनिशिएटिव लेकर कोटा मुख्तस किया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने संभाव किया है। हम दीगर ममालिक, जिसमें हम सऊदी अरब का भी जिक्र करें, जिसमें ऑलरेडी लोग बहुत सारे जाते हैं, उनके साथ भी इस तरह का हमारा कोई ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है? अगर नहीं है तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा कि डेवलप करें हम? नहीं, बहुत से ममालिक के साथ आपके रवाबित इस तरह के हैं, जिसमें स्पेशली यूरोप में, कि आप अपने स्किल लेबर को तरीके से भेज दें। मिडल ईस्ट में भी, गल्फ में भी आपके उनके साथ हैं एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें वो आपको फिर बताते हैं कि हमें इस साल इतने स्किल लेबर की इस फील्ड में ज़रूरत है। जिस तरह जब कतर में फीफा हो रहा था, तो उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उसमें दे नीडेड लॉट ऑफ
Pakistani skilled labor technicians to construct those stadiums that they needed for FIFA. तो उधर बहुत ज़्यादा गए, but through proper channels गए. But that was project specific. ये जो है ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये जॉब स्पेसिफिक है. सो इनकी ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टे वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाता है तो फिर आइदर यू कम बैक और यू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज. लेकिन जब आप जॉब स्पेसिफिक जाते हैं तो आपका वो हुनर रिकग्नाइज है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर गुड एट हाउस कीपिंग तो आपको वहाँ पे होटलिंग बिजनेस में जगह मिलेगी. तो एक होटल में अगर आपको नई जॉब मिलती, मतलब यू आर नॉट हैप्पी देयर, यू कैन शिफ्ट टू अनदर प्लेस बिकॉज उधर आपको आपके टैलेंट से लिया जा रहा है. लेकिन जब आपने सऊदी अरेबिया या और गल्फ कंट्रीज की बात की तो वहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है आप उसके स्पेसिफिक जाते हैं. सो यू कांट चेंज योर जॉब. जिसने आपको इकामा दिया है यू आर obliged टू स्टे, चाहे वो अच्छा सलूक कर रहा है आपके साथ या नहीं. पर यहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक दैट. जैसे कि हमें इतना जो है होटलिंग बिजनेस में चाहिए, हाउसकीपर्स चाहिए, तो वो फिर हाउसकीपिंग के लिहाज से जा रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक होटल के लिए नहीं जा रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इन द एंड नाइला साहिबा, आपने चूँकि सर्व भी किया है, पाकिस्तानी जब ऐसे ममालिक में जाते हैं जहाँ पे वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, इन सर्कमस्टांसिस के तहत जा रहे हैं, आप चैलेंजेस होते क्या हैं उन लोगों को, और अगर वो चैलेंजेस केटर हो सकते हैं, ओवरकम होते हैं, उसमें हमारी स्टेट क्या रोल प्ले कर सकती है इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए समहाउ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं? हमारी तो बहुत सी जिम्मेदारी है. सबसे पहले कि उनको वो स्किल सिखाई जाए, क्योंकि अगर आप सिफारिश से भेज रहे हैं और उस बच्चे को हुनर नहीं है तो वो वहां पे जाके फंस जाता है, क्योंकि वो काम वो डिलीवर नहीं कर सकता जिसके लिए वो गया है. तो उसकी भी जान अजाब और आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब. तो इसमें आपको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को, नैफटेक को, they'll have to pull up their socks कि वो ट्रेनिंग दें बच्चों को और सही लोगों को भेजें बजाय अपने वोट बैंक्स को भेजें. दैट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज. हमारे यहाँ ये भी बहुत चलता है. जो हकदार है जरूरी नहीं कि उसको वो जॉब मिले, सिर्फ वो अपने जो है बंदरबान की तरफ जाते हैं हम, क्योंकि हमें अपनी वोट बैंक बनानी होती है. लेकिन वो बच्चे जब बाहर जाते हैं तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है. उनको वो ना स्किल होती है ना वो उस नियत से गए होते हैं. उनको बस बाहर जाने का एक सैर करने का होता है और वहां पे जाके वो फंस जाते हैं, फिर वो इलीगल बन जाते हैं. तो बेहतर है कि जिन लोगों को भेजा जाए वो हकदार हो, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए, उनको प्रॉपर तरीके से भेजा जाए और सिलेक्शन भी उनकी मेरिट पे हो. सिर्फ जो है अपने ही लोगों को हम ना भेजें. That's very important. You understand? Yeah. You know? और वहां पे जब वो जाएं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको प्रॉपर समझा जाए. ये नहीं कि बच्चे को बताया कुछ जाए, उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो, और फिर वहां पे जो होते हैं हमारे पाकिस्तानी जो धक्के खा के पहुंच गए होते हैं वो भी मिसलीड करते हैं कई दफा. यहाँ तुम आ जाओ, तुम्हें मैं ये करा दूंगा, तुम्हें मैं वो करा दूंगा, और जब वो पहुंचते हैं तो अगले गायब हो जाते हैं और वो फिर बंदा बेचारा रोता धोता एम्बेसी के पास आ जाता है कि जी मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा हो गया. यू नो, सो आप प्लीज जो उधर वो आपको सब्ज बाग दिखा रहे हैं उनके पास मत जाएं. आप हुकूमत के थ्रू जाइए, प्रॉपर तरीके से जाइए, शॉर्टकट्स पे मत जाइए और मेहनत के साथ जाइए. मतलब ये जो हमारा एक तरीका है ना कि हम शॉर्टकट मारते हैं, हुकूमत को बाईपास करने की करते हैं, because there's a trust deficit, unfortunately, Armala. Yeah. Probably genuine, probably misplaced, but there's a trust deficit between the people and these authorities. Consequently, अच्छा रिजल्ट नहीं होता. तो आई थिंक हुकूमत को भी हमें अपने लोगों के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन, एक ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरिट पे नहीं लेंगे वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है. आप मेरिट पे लोगों को लें,
आप अपने चाचे मामे वोट बैंक्स को मत भेजें प्लीज खुदारा, बिकॉज वो वहां जाके अपने लिए भी मुसीबत होते हैं और दूसरों के लिए भी मुसीबत होते हैं. तो दैट्स व्हाट आई वुड से. दे शुड अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस की समझ नहीं होती और एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन उनको प्रॉपर तरीके से समझाई जाए ताकि वो उसके साथ कंप्लायंट हो. वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बात जो आखिरी आपने की है इतनी ज़रूरी बात है कि आपको स्टेट को बाईपास नहीं करना. अगर ट्रस्ट डेफिसिट है भी नाइला साहिबा, तो आई बिलीव कि हमें एक प्रॉपर सिस्टम और एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही अपने यंगस्टर्स को भेजना है. और ये मेरिट वाली बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया. नाइला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद ही फॉर्मर एम्बेसडर है. और जो इटली ने कोटा मुख्तस किया है, नाइला साहिबा के मुताबिक अगर हम मेरिट पे लोगों को ट्रेन करके यहाँ से भेजेंगे तो इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए बेहतर होंगी और साथ साथ जो एक सिस्टम है, आपके मुल्क की रेपुटेशन है, वो भी अफेक्ट नहीं होगी. क्योंकि माजी में ऐसे बहुत सारे ममालिक के साथ हमने इस चैलेंज को फेस किया है. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. ब्रेक के बाद वापस आ गए. पाकिस्तान में साल 2025 की बात करें तो तारीख का अगर हम बदतरीन मौसमी और कुदरती हालात से गुजरा हुआ ये साल कहें तो गलत नहीं होगा, जिसके बराह रास्त जो असरात हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी पड़े हैं. पंजाब समेत अगर मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी तबाहकारियों के बायस जो 20,000 से ज़ायद स्कूल्स जुज़वी या मुकम्मल तौर पर मुतासर हुए हैं. बहुत सारी ऐसी बड़ी तादाद में इमारतें हैं जो नाकाबिल इस्तेमाल करार पाई हैं. लाखों बच्चे तालीम से महरूम हुए हैं. खैबर पख्तूनख्वा के हम ज़िला सवात में अगर बात करें तो 128 स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, जिसके बाद कई इलाकों में तलबा आज भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है. इसके अलावा पॉवर्टी, बढ़ती हुई गुर्बत, सरकारी और निजी तालीमी निज़ाम के दरमियान जो एक गैप है जिस पे हम बारहा बात करते हैं, वो भी समहाउ इस बात की इंडिकेशन करता है कि तालीम का शोबा बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है. और इसके अलावा जो तालीमी एमरजेंसी है उसके ऐलान के बावजूद तालीम पर ख़र्च होने वाला जो बजट है उस पर भी बहुत सारे कंसर्न्स मौजूद हैं. और फिर हम प्रोविंसेस की बात करें तो अदम तवाज़ुन है. 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं. आज हमने इसी हवाले से बात करनी, क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है तो हम अगले साल के लिए अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम तो यहाँ बैठ कर सिर्फ बात कर सकते हैं. जिन्होंने करना है उनके लिए समहाउ हम थोड़ा सा आई ओपनर टाइप एक चीज़ कर लेते हैं कि हम इस पर डिस्कशन करें. हमारे साथ गुलसाना मंशा साहिबा मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं. उनको हम खुशामदीद कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. How are you? I'm good. How are you? Good. Thank you very much. इतनी फॉग के अंदर आप आएंगे. Yes. ये बहुत बड़ी आपकी जो कह लें हमारे लिए एजाज़ की बात भी है somehow, because बड़ा मुश्किल होता है इतनी सुबह जीरो विजिबिलिटी में ट्रैवल करना. अच्छा गुलसाना साहिबा, 2025 wasn't a good year when it comes to climate change and everything. हमने बहुत बड़े बड़े डिज़ास्टर्स देखे हैं. सैलाब उसमें से एक है. और जिन इलाकों का मैं जिक्र कर रही हूँ वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स और एजुकेशन मुतासिर हुई है. मैं चाहूँगी ज़रा आप ओवरव्यू दीजिएगा हमें इस हवाले से. देखिए, एब्सोल्युटली राइट. और जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो लेना चाहिए वो तो यही है कि आप एजुकेट करें लोगों को, बच्चों को टुवर्ड्स द क्लाइमेटिक एजुकेशन. इसलिए कि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे ये क्लाइमेट बार बार अगेन एंड येट अगेन आता ही चला जाएगा. तो पहला इफ़ वी रियली वांट कि क्लाइमेट को हम ज़रा सा कंट्रोल में लेकर आ सकें तो आई थिंक क्लाइमेट शुड बी टॉट एज अ सब्जेक्ट इनटू द स्कूल्स. ठीक है कि किस वजह से, अब जैसे अभी हमने और आप तो फॉग कह रही हैं, let's call it smog. Smog, yeah. ये blend है smog and fog का. It's a blend, right? और हमारे यहाँ बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता. मैं जब स्कूल्स के बीच में इस तरह से काम कर रही होती हूँ तो मैं बच्चों को हमेशा एजुकेट करना चाहती हूँ कि कारपूलिंग अगर सिस्टम्स आपने बाहर के मुल्कों में देखा होगा कि स्कूल बसेस का बहुत ज़्यादा रिवाज है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि एक तो बच्चे सेफ़ एंड साउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रेवल कर लेते हैं, और सेकेंडली इफ़ अ बस हैज़ लाइक 25 सीट्स इट मीन्स यू आर रिड्यूसिंग 25 नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड, राइट. सो स्मॉग से तो इस तरह से जान छूट सकती है. लेकिन
ओवरऑल यस बिल्कुल। और फिर आप देखिए कि इस क्लाइमेट की वजह से 2025 में कई बार स्कूल्स को शट डाउन करना पड़ा, ठीक है। स्कूलिंग और एजुकेशन एकदम ऑन हॉल्ट आ गई, स्टॉप पे आ गई। और उसका जो वे आउट है फिर या तो हम उसको कर लें, लेकिन मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि इट्स ऑलवेज द रूट कॉज दैट यू शुड एड्रेस टू। वंस यू आर एड्रेसिंग टू द रूट कॉज, तो आने वाले सालों के बीच में, क्योंकि अब वही जैसे आपने अभी बताया कि 2025 is coming to an end and we need to take measures that can really heal 2026. Absolutely. Right? So yes, the education system has been affected many a times due to flooding, due to smog, ठीक है, फिर एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस जो आ जाती हैं, फिर एक्सट्रीम समर कंडीशंस भी जब आती हैं, तो तब भी मतलब एकदम स्कूल्स के जो छुट्टियों का टाइम है इधर उसको बढ़ा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, या उस टेन्योर की जो टाइमलाइन है उसको चेंज करना पड़ता है। और ज़ाहिर बात है एग्ज़ाम ने अपने ही टाइम पे होना है, तो एग्जामिनेशन ज़ाहिर बात है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है स्कूल का कि किस तरह से किया जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत से ऐसी चेंजेस हैं जो हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बीच में लेके आ सकते हैं। एक तो एज द वर्ड एजुकेशन इटसेल्फ सेज, टू एजुकेट अबाउट everything around yourself. That is the real education. So if environment has become a reason, environment has become what would you call it, एक problem अगर बन गया है, तो उस conflict को हमें address करना चाहिए और उसको as a proper subject, compulsory subject, starting from pre-kindergarten, कि एक 3.5 साल का बच्चा ऐसा क्या है जो कर सकता है और एक 9 साल का बच्चा क्या कर सकता है, 12 साल का बच्चा किस तरह से कर सकता है। और मैंने अपने बच्चों को जिस तरह से ट्रीज़ लगाने का एक बहुत मैं समझती हूँ जो हमारी एजुकेशन सिस्टम लैग कर रहा है, पूरी इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स में आप देखिए कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इज़ अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ योर सर्टिफिकेशन एंड डिग्री। यू डू नॉट गेट एनी सर्टिफिकेट और डिग्री irrespective of any year. It's not only the external examination certification, it's every year's certificate that a child gets that, okay, now he's promoted to grade 6. What are the community projects that you've done? Nothing. And when I was in Beacon House, I remember I asked my students, and most of them were from Askari 11 and State Life Housing Society or DHA. तो मैंने उन बच्चों को फिर ये बात समझाई कि बेटे आप वहाँ पे अपने ट्री प्लांटेशन का करो, ताकि ये जो गर्मियों के बीच में इतने हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर सर्दियों के बीच में जो स्मॉग आ जाती है, तो ट्रीज आर लाइक लंग्स टू मदर अर्थ। सो लेट्स हील द मदर अर्थ। कम्युनिटी प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। गुलसान साहिबा, जब भी आपने बात की है, अभी हम प्राइवेट और गवर्नमेंट जो स्कूल्स में एक एजुकेशन गैप है वो भी एक बहुत मेजर इशू है, उसको एड्रेस करना वो एक इतना लंबा प्रोसेस है। जो भी आप पहले बात करी थी, हमें ग्रास रूट लेवल से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी नहीं है और हम इस पर फोकस नहीं करें। बट ये जो वॉलंटियर वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, इवन हम यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनली भी देखें, आपको डिग्रीज नहीं मिलती, आप वॉलंटियर वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, हमें सिर्फ एक इंटर्नशिप तक महदूद कर दिया जाता है या कोई एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो वो कर लें। ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि अब हमारे विद टाइम चैलेंजेस बढ़े हैं, चाहे वो क्लाइमेट है, हमारी इकोनॉमी है, एंड एवरीथिंग इज यू नो, उसमें हम छोटे छोटे सेक्टर्स में या छोटे छोटे कैंपेन्स को करके बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसमें एक बहुत ज़रूरी बात है, मैं हमेशा एक बात एजुकेशन के हवाले से कहती हूँ, I believe that schools and colleges or the external institutes for education जो हम लोगों ने एक socially setups बनाए हुए हैं, they always have a secondary importance. If we talk about the ultimate and immediate importance of any institution, that is your house. आपका घर है, आपके पहले जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, they are your parents, right? ये एजुकेशन आपको घर से स्टार्ट करनी होगी। अगर आपने अपने बच्चे को घर से ही वो मतलब अवेयरनेस नहीं दे के निकाला, तो देखिए स्कूल्स के अपने चैलेंजेस हैं, स्कूल्स के टीचर्स के अपने, वो पंजाबी में कहते हैं स्यापे हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि जी हमें 8 महीने के टाइम पीरियड के अंदर
इतना सिलेबस कवर करना है Yeah. और सिर्फ कवर नहीं करना, उसमें रिजल्ट भी जनरेट करके देना है। बिल्कुल। तो टीचर का फोकस तो सिर्फ बुक, बच्चे की रोट लर्निंग है और उसका एग्जाम में वो कितना लिख के आता है वो वहाँ तक महदूद हो गया, जो कि नहीं होना बिल्कुल सही। चाहिए। उसमें स्कूल्स को भी अपने मेजर्स लेने चाहिए कि टीचर्स के ऊपर से जैसे अभी रिसेंटली मैंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन नेटवर्क, आई एम द हेड ऑफ एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग्स, आई एम द डायरेक्टर देयर, राइट। अब ये है कि सब मुझे पूछ रहे हैं कि आपने इतना बड़ा पाकिस्तान का सिस्टम, बहुत बड़ा सोशल टैग था आपके साथ लगा हुआ, आपने उस इदारे को छोड़ के इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया? आई ऑलवेज ज्वाइन एनी एजुकेशन सिस्टम जिसके साथ मेरा बिलीफ सिस्टम कनेक्ट कर जाता है। अब उस सिस्टम के बीच में एक बहुत खूबसूरत उस करिकुलम की बात है, देयर फोकस इज़ ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, Wow. देयर फोकस इज़ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, और अभी आपने एक बहुत खूबसूरत बात की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली बात की तरफ, पॉवर्टी इन पाकिस्तान। Yeah. We need to address it exactly the way we have to address the climatic changes in बिल्कुल, Pakistan. बिल्कुल। बच्चों को ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी मैंने घर की बात की थी कि पॉवर्टी को रिसेंटली मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसका टॉपिक था हाउ टू एजुकेट पीपल अराउंड यू अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Okay. ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि फाइनेंशियल जो आप सस्टेनेबिलिटी लाना चाहते हैं उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट, मनी मेकिंग से ज़्यादा ज़रूरी है मनी मैनेजमेंट। Absolutely. आप अभी सोशल मीडिया खोलो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खोलो, हर कोई आपको बता रहा है पैसा बनाना कैसे है, इतने डॉलर्स कैसे कमाने हैं। यार एक्सक्यूज मी, आप किस तरफ लेके जा रहे हो अपनी जनरेशन को? Absolutely. आई थिंक अगेन अगर ग्रास रूट जो हम रूट कॉज को पकड़ेंगे तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, हम जब अल-फतेह जाया करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980 लेट 80s की बात हम कर रहे हैं, तो हम उस वक्त बहुत छोटे थे और हमारी अम्मी अब्बा लिबर्टी में एक ही अल-फतेह हुआ करता था, तो हम वहीं से ग्रोसरी किया करते थे। माई मदर यूज टू डू अ वेरी गुड प्रैक्टिस। वो हर बच्चे को कहती थी कि अपनी अपनी छोटी वाली ट्रॉलीज ले लो एंड गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, और वो हर एक बच्चे को ये बता देती थी कि दिस इज़ द बजट लिमिट यू हैव। Okay. Okay. अब हमें ये पता होता था कि अच्छा इतने पैसों की मैंने एक चीज़ उठा ली है, इतनी उठा ली है, और दूसरी चीज़ हमारी अम्मी कहती होती थी पिकअप सो स्मार्टली कि 30 डेज़ के बीच में मैं दोबारा आपको ग्रोसरी स्टोर के ऊपर नहीं लेकर आऊँगी। Wow. सो व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज मतलब अच्छा खासा अफोर्डेबल घराना था। वो चाहते तो आज के पेरेंट्स की तरह इतने पॉकेट मनी ले जाओ, इतने बर्गरों में उड़ाने के लिए ले जाओ। मैंने बेकन हाउस के स्कूल के बच्चों को ये बात कही कि आपने प्लांट्स लगाने हैं और आपने किसी से हेल्प नहीं लेनी। Okay. आप मैकडॉनल्ड्स कितनी बार जाते हो, KFC कितनी बार जाते हो मंथली, 2 टाइम्स को कट डाउन कर दो और उन पैसों को आपने सेव करना है क्योंकि हमें प्लांट्स चाहिए, हमें सैपलिंग्स चाहिए होंगे कि जो स्लॉट में आपने प्लांट्स लगाने हैं आपने किसी एडल्ट से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेनी। सो यू आर गोइंग टू, और इसी तरह मैंने एक बार उन बच्चों से ये कहा कि आप अगर महीने में कितने कपड़े बनाते हो, आपने एक बार जो ड्रेसिंग आप अपनी बाय करने जाते हो उसको सेव करना है क्योंकि हम कुछ गरीब बच्चों के लिए कपड़े जो हैं वो Wow. परचेज करेंगे। सो व्हाट वाज आई डूइंग? आपको मनी मैनेजमेंट सिखानी होती है। वो कहते हैं ना जितनी चादर है उतने पाँव। पाँव अब अगर अल्लाह ने आपको करोड़ों दे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की हसद और हसरतों से खेलें। Very And important. another reason for the poverty in Pakistan is unequal distribution of money. Money, exactly. जो अमीर है वो बहुत अमीर है जो गरीब है और वो जो बहुत गरीब है वो बहुत और अब गरीब तो है। मिडिल क्लास का मैं हमेशा कहती हूँ कॉन्सेप्ट ही वैनिश हो गया एंड है। अगेन स्कूल्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, पेरेंट्स नहीं कर रहे बेटा, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे। वो कहते हैं ठीक है ये हमारा राइट है कि हम पराडों में फिरेंगे। क्यों यार, मैं एक नॉर्मल सी गाड़ी में फिरती हूँ और लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और मेरे पर हंसते हैं। आई एम वेरी मच अफोर्डिंग पर्सन, मैं कोई भी गाड़ी इस वक्त खरीद सकती हूँ, बट क्यों? गाड़ी का ऑब्जेक्टिव, जब आप बच्चे को उसका ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे ना कि गाड़ी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप उसको एक सोशल स्टेटस की तरह प्रेजेंट करें, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कम्यूट करना है आपने यार। तो यू नीड 4 व्हील्स, Yeah. you need 4 wheels, whatever brand, whatever tag it is, irrespective of this. अच्छा, So this is to educate your children
not only about climate, not only about the poverty, prevailing poverty situations in Pakistan. हर एक वो क्या कहते हैं उसने वो बड़ी प्यारा एक गाना है ना, हर दिल में अरमा होते तो हैं बस कोई समझे ज़रा. So the elite class and the high class needs to educate their children. First they need to educate themselves. अच्छा गुलसान साहिबा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. जो भी आप बात कर रही हैं ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि विद टाइम मैंने अपनी कॉलेज स्कूल लाइफ से अब तक देखा है, मुझे पहले ब्रांड्स मटेरियल चीज़ों का आइडिया नहीं था. विद टाइम आप मुझे लगता है कि इतनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है समहाउ हम सबकी. मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही, इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ कि हम टैग्स, ब्रांड नेम्स, इवन मैंने स्कूल्स में, माय नेफ्यू द अदर डे ही केम बैक होम एंड ही सेड कि मेरी टीचर ने आज मुझसे पूछा कि आप वेकेशन हॉलीडेज पे कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, और मैंने बताया कि मैं तो कहीं नहीं गया, बट मेरा फ्रेंड दुबई गया, मेरा फ्रेंड टर्की गया, एंड आई वाज इन स्टेट ऑफ शॉक कि बच्चों को ये क्वेश्चन भी क्यों किया जा रहा है, क्यों किया गया. दिस इज लाइक अ वेरी इनवैलिड क्वेश्चन. आप किसी बच्चे के दिमाग में क्या डाल रहे हैं कि 10 क्लास में से बच्चा अगर अब्रॉड गया और आप कहीं नहीं गए, तो how is that kid gonna feel about it? And the child is so small that he will you know उसकी psyche trigger हो जाएगी, उसका inferiority complex trigger हो जाएगा. ये हुआ होगा, जरूर हुआ होगा. और देखें ना, अब जहाँ टीचर्स ही एजुकेटेड नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा अलमिया ये है, द राइट पीपल ऑन द राइट प्लेसेस. एवरी गर्ल और एवरी वुमन जिसको कहीं और काम करने की और या जिसके 3 बच्चे हैं वो स्कूल में टीचर बन जाती है. क्यों? क्योंकि जी मेरे बच्चों को भी वेवर मिल जाएगा, तो वो अपने मनी मैनेजमेंट को तो मैनेज कर रहे हैं, सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं वो. ठीक है. एवरी फ्रेश ग्रेजुएट लड़की जो है उसको या एवरी वो जो फ्रेश मास्टर्स किया होता है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी ट्रेनिंग, काउंसलिंग. यार मुझे ना बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि हर चीज़ में ना आप एथिक्स को ले आती हैं, बट आई थिंक एथिक्स एंड मैनरिज्म इज द ओनली वन पॉइंट जिसको मैं किसी भी, मैं जब आई एम ए पब्लिक स्पीकर और मैं किसी भी दुनिया के टॉपिक के बीच में जब तक एथिक्स की बात नहीं हो जाती, मुझे लगता है कि आप उस टॉपिक को कंप्लीटली एड्रेस नहीं कर पाते हो. सो प्रोफेशनल एथिक्स यहाँ पे मैटर करते हैं कि उस टीचर ने क्यों ये क्वेश्चन बच्चे से किया. एग्जैक्टली. बिकॉज ये तो बहुत एक और प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है. स्कूल का प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली इट्स एवरीवेयर. मैं मतलब जब अपनी फ्रेंड्स के बच्चों के एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ एंड आई एम इन स्टेट ऑफ शॉक के ये क्या अनड्यू किस्म का पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है, बच्चों के ऊपर प्रेशर है कि वो अपनी एजुकेशन लेने जा रहे हैं, और उनके ऊपर ये प्रेशर है कि उन्होंने क्या पहना है. अगर उन्होंने ब्रांडेड जूते नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने, दे कांट जेल इन. दैट्स सो रॉन्ग. और अभी जब मैं सुबह निकल रही थी तो मेरी बेटी मुझे कहती आज अब किस तरह ड्रेसअप होके जा रही है. मैंने कहा एक्सक्यूज मी, बाहर बहुत ठंड है. एग्जैक्टली, वी ऑल बाहर बहुत सर्दी है और जीरो विजिबिलिटी पे मैंने ड्राइव करना है, तो आई नीड टू रियली पैक माई सेल्फ. या एब्सोल्युटली. यहाँ पे आप देखो कि जस्ट बिकॉज यू वांट टू लुक गुड के वाले चक्कर में लोगों के जो दिमाग का केमिकल लोचा आप बना रहे हैं, वो जो बिरयानी पक रही है आपके ब्रेन में. I love this terminology, chemical लोचा. Chemical लोचा. And actually आपका ब्रेन जो है ना वो सारी गेम खेलता है, और दुनिया जो है वो प्लेयर्स है. वो प्लेयर्स की तरह आपके साथ डील करती है. पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं और फादर्स भी वही कर रहे हैं और स्कूल्स अनफॉर्चुनेटली वही कर रहे हैं. अब जब ये जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन जब आप दे रही थी तो मैं इसको बहुत ध्यान से सुन रही थी, और मुझे कल रात भी बताया गया कि मिस गुलसाना ये जो फ्लड्स आए उससे स्कूल्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए. तो क्या ऐसी चीज़ें हैं? अब आप देखिए कि रादर देन स्पेंडिंग देयर मनी, लुक आई ऑलवेज से टाइम एंड money, these are your assets. So you have 3 choices to utilize them. Number 1, you can waste them, your money and time. You can spend them and you can invest them. When you're wasting it, of course the results are going to be disastrous. When you're spending it, you have to be very thoughtful. Very careful. You have to be very careful. So what is the कौन सी इन तीनों में से choice है जो आपको 100% प्रॉफिट देगी
एंड दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो यही ये जो लोग हैं जो इतने इतने फजूल चीज़ों पे अपने बच्चों को पैसा खर्च करना सिखा रहे हैं, ये क्यों नहीं उन ऐसे एरियाज़ में जाके स्कूल्स के ऊपर बच्चों को सपोर्ट करते। मैंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था, मैं आपको बताती हूँ, जिसमें मैंने कहा था अडॉप्ट अ ब्रदर एंड अडॉप्ट अ सिस्टर। ओके। और ये वो एलीट एंड हाई क्लास के बच्चे थे जिनको मैंने कहा कि आप रूरल एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में या लेस प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ के एक एक बच्चे को अपना ब्रदर और सिस्टर बना लो। ओके। एंड द चिल्ड्रन वर सो हैप्पी। I'm sure. They were so excited about this project कि मिस कुलसाना I'm going to adopt a brother and sister। और फिर बच्चों ने मुझे आके बताया कि मिस उनके स्कूल के बीच में ये प्रॉब्लम्स थे, हम अपने पेरेंट्स को लेके गए। The children were educating their parents just because the teacher was educating the child। That's very important। और ये इतनी लंबी डिस्कशन हो सकती है, I believe, but thank you very much। I'm short of time, but still thank you very much गुलसाना साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। I hope कि ये कॉन्वर्सेशन somehow बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली बात कि आपको अपने बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज से ये सिखाना होगा कि आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है। गुलसाना मंशा हमारे साथ मौजूद थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम सर्दियों के मौसम की बात करते हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों को ये वेदर बहुत पसंद होता है। वहीं बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जिनके लिए जोड़ों का दर्द हो और या अक्सर आप समहाउ बहुत ज़्यादा स्टिफ़ आपकी बॉडी फील कर रही होती है। ख़ास तौर पर जो स्पेसिफ़िकली जिनको जोड़ों का अमराज होता है, उन अफराद के लिए सर्दी ख़ास तौर पर बड़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि कम टेम्परेचर की वजह से आपके जो मसल्स हैं, जोड़ है, इसमें खून की रवानी भी समहाउ मुतासर होती है और आपको मोबिलिटी का भी इशू होता है। अगर आपकी कोई पुरानी चोट है वो भी ट्रिगर हो जाती है। इसके अलावा हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम होती है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, वो भी इम्पैक्ट आता है उस पर। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन, हमें ये बताइएगा कि क्या क्या इश्यूज़ हैं जो नॉर्मली सर्दियों के अंदर लोग फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर मोबिलिटी एंड बॉडी एंड जो हम मसल्स की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते चलें तो सर्दियों में हमारी बॉडी पे जो एक बैरोमेट्रिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके कम होने से हमारे जॉइंट जो हैं वो स्टिफ होने लगते हैं। हमारे जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, वो गाढ़ा होने लग जाता है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी जो रीज़न हमारे यहाँ देखने को मिलती है वो है इमोबिलिटी। हम लोग सर्दियों में अपने आप को इमोबाइल कर लेते हैं। अगर आप देखें बाकी लोग अगर दूसरे कंट्रीज़ में अगर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, अपनी स्ट्रेचिंग, अपना जिम वो प्रॉपर करते हैं। हम लोग एक हमारी बॉडी पे वैसे प्रेशर कम होता है, ऊपर से हम कपड़े इतने ज़्यादा सर्दियों में पहन लेते हैं और हम बिल्कुल अपने आप को इमोबाइल रखते हैं, जिस वजह से ये मसला हमारा बढ़ता जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी रखें। बेशक घर में थोड़ी बहुत वॉक करें हम, लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल ठीक है। इश्यूज़ क्या क्या ट्रिगर होते हैं लोगों के, ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब। और साथ साथ मोबिलिटी रखने के लिए वॉक करनी है हमें, जो लोग जिम जाते हैं, इवन जिनकी एक्सरसाइज की रूटीन भी है, उनकी बॉडी बड़ी स्टिफ फील कर रहे होते हैं वो। बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले अगर हम इश्यूज़ की बात करते चलें तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में नी जॉइंट बड़ी कॉमन है। शोल्डर के जो पेशेंट्स हैं उनमें शोल्डर पेन बड़ी कॉमन है। आपको मस्कुलर पेन, लो बैक पेन के पेशेंट सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसमें होता ही है हमारे मोरों की दोनों साइडों पे होते हैं पैरास्पाइनल मसल। पैरास्पाइनल मसल स्टिफ हो जाने से उनकी बैक स्टिफ हो जाती है विंटर्स में, और ये 90 to 95% पेशेंट जो होते हैं उनमें आप देखेंगे कि उनकी पेन ट्रिगर ही विंटर्स में होती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम इमोबिलिटी की तरफ जाते हैं। उसी के साथ अगर हम एक और बात करते चलें, जिससे आपने कहा लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी, लेकिन फिर भी उनको जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन्स होती हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती। हमें अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें विटामिन्स का इंटेक, ओमेगा 3 वगैरह, इन सब का इंटेक बहुत ज़रूरी है। क्यों? हम लोग अब अगर अपनी डाइट में देखें, हम एक एग ले लेते हैं नाश्ते में, हालांकि हमें चाहिए हम 3 से 4 एग वाइट लें।
अच्छा, एग वाइट। एग वाइट लें क्योंकि एग वाइट प्रोटीन है और विंटर्स में उसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एक और चीज़ की तो वो है हल्दी। हल्दी बेसिकली होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। हमारी बॉडी में जितनी भी इन्फ्लामेशन है, सोजिश है, जो सर्दियों में बढ़ जाती है, अगर हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्चेस को देखें वो ये चीज़ मेंशन करते हैं कि विंटर्स में आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है हल्दी। आप दूध में हल्दी लें, एंटी इन्फ्लामेटरी, आपकी बॉडी से जितनी सोजन है, इन्फ्लामेशन है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होगी। अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं है तो ठीक है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपने अपनी डॉक्टर की ओपिनियन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को लेके चलना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों की जो पुरानी चोट होती है या कुछ इस तरह की इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है, वो नॉर्मली इस वेदर में बहुत ट्रिगर होता है। इसकी क्या रीज़न होती है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि जिस तरह एक फ्रैक्चर का पेशेंट है, उसको कहा जाता है जब एक पेशेंट है, सपोज उसका कोई फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी हुई है, ओपन रिडक्शन हुई है, तो उसके बाद जो फर्स्ट विंटर्स होंगी उसे कहा जाता है इसमें आपका मसला आएगा। उसकी रीज़न ये होती है आपके जॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है मसल्स का। दूसरे नंबर पे इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके गाढ़ा हो जाने की वजह से भी स्टिफनेस बढ़ जाती है, तनाव आ जाता है आपके जिस्म में। उसकी वजह से क्या होता है, आपको थोड़ी देर जिस तरह आप नी बेंड करके बैठे हैं और अगर नी की सर्जरी हुई है तो बाद में आप स्ट्रेट नहीं कर सकते, आपको कोई पकड़ के स्ट्रेट करवाए। अगर आप लेटे हुए हैं तो आपको कोई सहारा दे के बिठाए। उसमें क्या है, आपके मसल वीक होते हैं, आप प्रॉपरली मसल एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। हालांकि सर्जरी के बाद सबसे पहले आपको मसल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए कि हमने अपने मसल को दोबारा नॉर्मल कैसे लेके आना है, क्योंकि सर्जरी छोटी हो बड़ी हो, सर्जरी में एक मसल को इंसियन लगी है। उसके बाद मसल आपकी जो फ्रैक्चर था वो तो 2, 3, 4 हफ्ते में हील हो गया है, लेकिन उसकी वजह से मस्कुलर डैमेज जो आया उसको आपने टाइम देना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ बोन को फोकस करते हैं, हम मसल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हालांकि सर्जरी के बाद ज़्यादा डैमेज हमारे मसल्स का हो रहा होता है, तो इसीलिए हमें मसल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। हम अपनी ऑडियंस के लिए बताते चलें, अगर वो सर्च करेंगे ना इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, तो ये बेस्ट एक्सरसाइजेज होती हैं आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी और आपके मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए। बिल्कुल ठीक है। और बहुत सारी ख़वातीन जिनको ओबेसिटी का इशू होता है या इन जनरल भी उनके जोड़ों में दर्द रहता है, अगर कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि खुदा ना खास्ता किसी को फ़ील हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप है, कि ये सिम्टम्स आप अगर फील कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिजियो के पास जाना है? सबसे पहले मॉर्निंग स्टिफनेस। सुबह जब आप सो के उठें, आपके जॉइंट्स, कोई स्पेसिफिक जॉइंट नहीं, शोल्डर स्टिफ तो नहीं है, आपकी जो स्टिफनेस है या पेन मॉर्निंग में आपको आ रही है वो लेस देन 30 मिनट्स है या मोर देन 30 मिनट्स है, ये 2 चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। थर्ड वन, आपको रेस्टिंग में पेन है या मूवमेंट से पेन आ रही है। फोर्थ वन, आपकी डाइट क्या है, आपकी कोई पास्ट प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है। ख़वातीन में अगर हम देखें लो बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, उसके सबसे बड़ी रीज़न जो होती है वो सी सेक्शन होता है। सी सेक्शन के बाद पेशेंट में लो बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ कहा जाता है, या आप पोस्ट प्रेगनेंसी भी पेशेंट्स में आप देख सकते हैं पेन आती है, क्योंकि इंटीरियर साइड पे, आगे वाली साइड में वज़न ज़्यादा होने की वजह से मोरों पे जोर आता है, जिस वजह से उनकी बैक की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी के साथ वो अगर देखें तो उनको स्वेलिंग अगर फील हो रही है अपने जॉइंट्स पे, अपने मसल में, उनको वो स्पेसिफिक एरिया वार्म फील हो रहा है कि वो मसल हमारे वहाँ पे टेम्परेचर चेंज है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें अपने डॉक्टर से नियरेस्ट या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और ये जो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं जी हमें जोड़ों का मसला शुरू हो गया है, बहुत यंग एज में अब लोगों को इश्यूज आना शुरू हो गए हैं किसी के पेन का, ये इसकी रीज़न लाइफस्टाइल है या नहीं? हम लोगों का जो पैटर्न्स है वो बड़े डिस्टर्ब है। इसमें 90% रोल हमारे लाइफस्टाइल का है। इसको हम कहेंगे ये एक्वायर्ड कंडीशन है। अब वो किस तरह से एक्वायर्ड कंडीशन है, हमारे वर्किंग आवर 8 से 10 घंटे हैं। अब मेजॉरिटी जो है वो बैठ के काम करती है, ऑफिस वर्क है, कंप्यूटर का काम है। अब कंप्यूटर पे जब आप बैठे हैं, हमारी आदत है हम राउंड शोल्डर करके बैठते हैं, मेजॉरिटी हमारे में राउंड शोल्डर, जिसकी वजह से आपके बैक के मसल स्ट्रेच में आते हैं, और 8 से 10 घंटे जब आप उस तरह से बैठे रहते हैं तो आपकी पेन बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे अगर हम एक चीज़ देखें, लेट के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना या मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़, बैठ के गर्दन झुका के मोबाइल का इस्तेमाल करना। हम देखेंगे यंग एज में हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं हमारे हाथ सुन्न हो रहे हैं। अब हाथ सुन्न होने की रीज़न क्या है? आप गर्दन झुका के जब ज़्यादा काम करते हैं, आपके मोरे एक डायरेक्शन में रहते हैं, नर्व पे प्रेशर आता है, आपको अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, बाजुओं में नमनेस फील होने लग जाती है। तो इन चीज़ों को आपने बड़ा ध्यान से देखना होता है
कि हम अपने लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन से इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू हम मसल रिलैक्सेंट्स, पेन किलर्स की तरफ जाएँ। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से डॉक्टर हसनैन आपको मैसेज देना चाहें? मैं इसमें यही एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए देना चाहूँगा कि विंटर्स में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने जिम ही जाना है, आप घर में वॉक कर सकते हैं, आप बाहर नहीं भी जाना चाहते, आप बेड पे लेट के भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपको बैक का इशू है तो आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं मैकेंजी एक्सरसाइजेज। अगर हमारी ऑडियंस ये सर्च करेगी मैकेंजी तो इनको 8 से 10 एक्सरसाइजेज ऐसी मिलेंगी कि आपके कमर के पट्टों का कोई भी मसला हो आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे जी। सर्दियों में बहुत सारे लोगों को बॉडी स्टिफनेस हो, मसल पेन हो, इस तरह के इश्यूज होते हैं, उसके हवाले से रेमेडीज़ और प्रिवेंशन बता रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। अब हमने कुछ साइकोलॉजिकल टॉपिक जो आपको पता है हमारे प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा होते हैं। कोविड के बाद दुनिया भर में एक बड़ा चेंज आया, करोड़ों अफराद ने अपने घर पर ज़्यादा टाइम गुजारा, जिसके नतीजे में एक जो सोशल डिस्कनेक्शन है वो हमने फेस किया। और बहुत सारी ये कॉमन हो गई चीज़ें कि लोग बहुत आइसोलेट भी हो गए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का आइडिया हो गया, फिर काम हो, तफरी हो, रोज़मर्रा सरगर्मियाँ हो, वो एक घर तक महदूद हो गई थी। लेकिन इस तर्ज़ ज़िंदगी ने हमारे जिस्मानी और ज़हनी असरात पे भी वाज़े तौर पर फ़र्क डाला। रिसर्चेस के मुताबिक घर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारने से ज़रूरी धूप नहीं मिलती, जिसके सबब जो आपकी सेरोटोनिन की उसकी सतह है वो मुतासर हो रही है। उसके अलावा खुशी का जो केमिकल जिसे हम कहते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है या नहीं उस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होता। फिर आपका मूड है, आपकी इमोशनल वेलबींग है, आपका जो माइंड बैलेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, उसमें सामने आया है कि इंडोर रहने की आदत ना सिर्फ खुशी के एहसास को कम करती है, बल्कि एक वॉयलेट किस्म का जो बिहेवियर है, जारहाना रवैया है, उसमें भी इजाफा करती है। आज हम इसी पे बात करेंगे। मलाइका तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। मलाइका ज़रा ये बताएं, कोविड ने हमारे लाइफस्टाइल, हमारे पैटर्न्स में बड़ा चेंज लेकर आई है, तो ये इसका इम्पैक्ट हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे कितना हुआ है? आपको पता है आजकल हर चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही हैं, हमने घर से बाहर निकलना कम्प्लीटली छोड़ दिया है। इवन बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, उनकी स्कूलिंग जो है वो ऑनलाइन चल रही है। बहुत जो ऑफिसेज हैं वर्क फ्रॉम होम का बड़ा ट्रेंड हो गया आजकल, तो इसका हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा असर होता है। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि सेरोटोनिन एक केमिकल है, अगर मैं साइकोलॉजिकली उसका बताऊं तो वो हमारा हैप्पी हार्मोन हम कह सकते हैं, जो हमारे मूड को स्टेबल करता है, हमारी रूटीन को बड़ा बेहतर बनाता है। आपको पता है हमारे नॉर्मल इमोशंस कुछ होते हैं, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा। अब जब हमारे नॉर्मली हमारे केमिकल डिस्टर्ब हैं, हमारे वो इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि घर के अंदर रहने से आपको गुस्सा वगैरह आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एक अजीब सी बेचैनी की कैफियत होती है। आपने देखा होगा जो लोग घर से काम कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स घर से काम करते हैं, उनके अंदर एक हर टाइम चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, बात बात पे वो थोड़ा इरिटेट फील कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ उनके घर में रहने की वजह से है। दूसरा, बच्चे आपने नोटिस किया होगा जो घर पे ज़्यादा रहते हैं, उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन और मिजाज में तब्दीली होती है, एंजाइटी के इश्यूज़ उनको आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने बाहर जाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, तो आपके अंदर इस तरह की अलामत आती हैं, आपको पता ही नहीं है किसी से बात करनी कैसे है। आपने देखा होगा आजकल हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको नहीं पता उन्होंने बात कैसे करनी है, उन्होंने प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो ये सारा कुछ इसी वजह से आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम घर के अंदर गुजार रहे हैं, चीज़ों को हम बाहर जाके देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है, नॉर्मली रूटीन कैसे चल रही है, या एक नॉर्मल जो हमारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है इससे। अच्छा मलाइका, अब इसमें हमारा सोशल डिस्कनेक्शन भी समहाउ, आपने कहा कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, घर में रहना प्रेफर करें, लेकिन अगर हम बाहर जा भी रहे हैं तो मैंने मोस्टली रेस्टोरेंट्स में, कॉफ़ी शॉप्स में ये देखा है कि पीपल आर मोर active on their phones, their social media, rather than sitting in front of them and talking to that specific person, या अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, they avoid doing it.
इवन मैंने कपल्स देखे हैं, वो कहते हैं हमारे दरमियान इश्यूज आते हैं, हम टाइम स्पेंड करते हैं बट फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। अब वो टाइम स्पेंड करें, एक पर्सन फ़ोन उधर लेके लेटा हुआ, एक फ़ोन इधर लेके लेटा है, तो अब कम्युनिकेशन कैसे होगी? तो ऑब्वियसली आपके लैक ऑफ कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं, आप बातचीत ही सही से नहीं कर रहे। तो फ़ोन जो सोशल डिस्कनेक्शन जिसकी आप बात कर रही हैं, बेसिकली ये है कि जब आप बाहर जाते हैं तो एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। फैमिलीज़ में पेरेंट्स और बच्चों का बड़ा गैप आ रहा है आजकल कम्युनिकेशन में, तो उसमें भी अंडरस्टैंडिंग का इश्यूज आ जाते हैं। यही वजह है कि आजकल बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे, पार्टनर्स एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, और बहुत ज़्यादा मसाइल इस वजह से आ रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया और फ़ोन बहुत ज़्यादा इन हो गया आजकल, इसकी वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो कोशिश करें एक दूसरे को टाइम दें, बातचीत करें, ताकि आपके अंदर ट्रस्ट भी पैदा हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बेहतर हो सके। अच्छा मलाइका, अब ये बताएं कि ये जो हम सोशल डिस्कनेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसको हम इंट्रोवर्ट भी कह देते हैं बहुत दफ़ा कि बंदा बहुत इंट्रोवर्ट है या उस तरह से आउटगोइंग नहीं है, अगर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज ये लीड तो करती हैं मेजर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर, ट्रिगर या हम कोई सिम्टम्स के, अगर एक इंसान को ये चीज़ें फील हो रही हैं कि वो घर पे बहुत ज़्यादा रह रहा है या क्या क्या ऐसी पैटर्न्स में चेंजेस आ रही हैं, तो उसको फ़ौरन साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, या आप नहीं भी चाहते तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को खुद चेंज कर लें आप कुछ? बिल्कुल, जैसा मैंने कुछ पहले इश्यूज मेंशन किया, जैसे एंजाइटी का प्रॉब्लम आता है, सोशल एंजाइटी स्पेशली। दूसरा, जब आप घर में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रहे होते हैं ना, आपके अंदर बेचैनी, डिप्रेशन की कैफियत भी आना शुरू हो जाती है। आपके पास कोई पर्सन नहीं है जिससे आप बात कर सकें, अपने इश्यूज शेयर कर सकें, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी भी काम में होते हैं, मसाइल का सामना हम सब करते हैं, जब आप वो किसी से बात नहीं कर सकेंगे, आपके अंदर एक उदासी, मायूसी की कैफियत हो जाती है, आपको ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी के जो इश्यूज़ हैं, मैं अपने पेशेंट्स को भी लाजमी रिकमेंड करती हूँ कि मॉर्निंग में या डे टाइम में जब भी वो फ्री हों, एक दफ़ा बाहर मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक, जिस तरह से वो वॉक के लिए लाजमी बाहर जाएँ। थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट जब देखेंगे, उनके अंदर एक फ्रेशनेस आती है, और आपको पता है ये जो हमारी सनलाइट होती है, ये सेरोटोनिन को बनाने में हेल्प आउट करती है। सेरोटोनिन का मैंने पहले जिक्र किया, वो हमारा मूड स्टेबलाइजर होता है। ऐसे बहुत सारे टैबलेट्स भी देते हैं जिससे मूड हमारा स्टेबल होता है, लेकिन आपको पता है जो नेचुरल चीज़ है उसको तो कोई भी उस पे मेडिसिन पे डिपेंड तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, जो नेचुरली हमें मिलता है, हम सनलाइट में जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, ग्रीनरी हम देखते हैं, ग्रीनरी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है। आपने देखा होगा जो बाहर की कंट्रीज़ में तो वो ऐसी थेरेपीज भी होती हैं, मेडिटेशन होती है कि वो ग्रीनरी में बैठ के एक्सरसाइजेज लोगों को करवाते हैं, थेरेपीज करवाते हैं। हमारा तो यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ट्रेंड है नहीं इस चीज़ का, लेकिन बाहर इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया जाता है। नेचर थेरेपी के नाम से ये होती है, उसमें आप ग्रीनरी देखते हैं, जो वॉइसेस होती है नेचुरल, जैसे बर्ड्स की वॉइसेस, मल्टीपल जो वॉइसेस होती हैं, वो आप पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है। तो इसलिए सनलाइट या फिर बाहर जाना हमारे नॉर्मल जो स्लीप साइकिल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक पर्सन है वो लेटा है, उसने देखा ही नहीं बाहर रोशनी है क्या है, उसको क्या पता मैंने किस टाइम पे उठना है, मैंने क्या काम करना है। उसका जो नॉर्मल मेलाटोनिन एक हमारा स्लीप हार्मोन होता है, वो लो अप एंड डाउन उनका होता रहता है। इसकी वजह से आपको पता है आजकल हमारे लोगों में नींद के बड़े मसाइल आ रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे कह रहे होते हैं हमें नींद नहीं आ रही, वो किस वजह से कि वो बाहर नहीं निकल रहे, फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। अब फ़ोन्स में लाइट आपको पता है कि अजीब किस्म की लाइट होती है, ब्लू लाइट्स होती हैं, जो हमारे नेचुरल केमिकल्स को रिप्लेस कर देती हैं, इम्बैलेंस कर देती हैं। ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, और हम इन चीज़ों को बड़ा नज़रअंदाज करें और कैजुअली नज़रअंदाज करें। अच्छा, कौन सी एज ग्रुप की अगर हम बात करें मलाइका, ज़्यादा प्रोन होते हैं इस तरह से आइसोलेट होने के, या जिनकी इस तरह के इश्यूज़ ज़्यादा ट्रिगर होते हैं? अच्छा, आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन है, तो मेरे ख्याल से तो मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, हर एज के ही लोग हैं। बट स्पेसिफिकली अगर हम मेंशन करें तो हमारे टीनेजर्स जो हैं या बच्चे जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके एडिक्ट हो गए हैं। टीनेजर्स या फिर जो ऐसे लोग हैं जॉब्स वगैरह जो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनमें ये इश्यूज़ ज़्यादा मैंने देखे हैं, और मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स भी ज़्यादा आए हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर जो टीनेज बच्चे हैं स्कूलिंग जो ऑनलाइन कर रहे हैं, इस तरह के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। दूसरा, या फीमेल्स हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है, और ओल्ड एज के लोग, क्योंकि आपको पता है उनमें मसाइल ऐसे होते, चलना फिरना उनसे सही तरह से नहीं होता, तो वो बाहर नहीं जा सकते सही तरह से। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें मेमोरी का इशू या फिर उनमें ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है। ठीक हो गया। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से मलाइका को मैसेज देना चाहें आप? बिल्कुल, मेरा यही मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आप को बिज़ी रखें, एक तो, और बाहर निकलने की कोशिश करें। दिन में अपना एक हिस्सा लाजमी ऐसा महसूस करें जिसमें आप बाहर वॉक कर सकें, थोड़ा सा टाइम निकाल सकें, कि एक्सरसाइज भी कोशिश करें बाहर जाके करें,
थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स करें। ये मेरा मैसेज बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी, और जो ओल्ड एज के लोग हैं वो भी कोशिश करें कि थोड़ी देर बाहर अपने को अगर कर सकते हैं तो करें लाजमी स्पेंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मलाइका, बहुत शुक्रिया। मलाइका तारिक हमारे साथ मौजूद थी जी, और कैसे आप अपने आप को सोशली एक्टिव रख सकते हैं इस पे हमें कुछ टिप्स दे रही थी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।